एक विद्यार्थी का सवाल है कि सर, परीक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन कोई अव्वल होता है, कोई निव्वल। इसका कारण क्या है, विस्तार से समझावें। बच्चों, जहाँ तक मेरा विचार है, इसका कारण है उसके मन की दशा। कोई परीक्षार्थी कितना शांत है और कितना अशांत, उसके मन की एकाग्रता की डेंसिटी कितनी है और उसके मन में चल रहे उथल पुथल की डेंसिटी क्या है, इस पर निर्भर करता है सफलता और असफलता की सघनता। एकाग्र और शांत मन एक ऐसी अवस्था है मनुष्य की जिसमें हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शांत चित्त कोई बाहर की वस्तु नहीं कि कहीं से खरीद लें, कहीं से उधार ले लें, यह हमारे भीतर से आता है। एकाग्र मनुष्य जीवन में जो चाहेगा वह उसका अपना हो जाएगा। यदि कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है या कुछ भी, तो उसे एकाग्र होना ही पड़ेगा, अन्यथा तुक्का तो मुल्ला नसरुद्दीन भी लगा लेता है। तुम जब पढ़ने बैठते हो तुम कितना एकाग्र हो पाते हो, यही तुम्हारे ध्यान की प्रगाढ़ता को तय करता है। और जब ध्यान में प्रगाढ़ता न होगी, डेंसिटी न होगा, तब तक पढ़ी हुई बातें कोरा कागज साबित होगी। वह मन के गहरे से गहरे तल तक न पहुंच पाएगा, वह ऊपर ही ऊपर तिरकर नष्ट हो जाएगा। सवाल है कि विद्यार्थियों का मन एकाग्रता को कैसे प्राप्त करे। एकाग्रता यदि भीतर से आती है तो हमें भीतर से उसे आने देना होगा, मगर हमारी आदत बासा है, उधार है, जो हमने समाज से लिए हैं, माता पिता से लिए हैं, शिक्षकों से लिए हैं, मित्रों से लिए हैं। जो हमारे भीतर छुपा है, सोया है बीज रूप में, उसे हवा तक न लगने दे रहे हैं। मिट्टी देने की बात तो दूर, डर है एक भीतर कि यदि यह बीज फूट पड़ा तो वृक्ष को संभालना पता नहीं आसान होगा या मुश्किल। मगर क्या आपने किसी गुलाब के पौधे को अपने ऊपर प्लास्टिक का फूल लगाते देखा है? और लगा भी ले तो क्या उसमें सुगंध होगी? नहीं, सुगंध तो तब होती है जब फूल पौधों के भीतर से आते हो। एकाग्रता में सुगंध भी तभी होती है जब एकाग्रता मनुष्य के भीतर से आती हो। मगर हम कभी एकाग्र हो भी जाते हैं तो देखा देखी एक दूसरे को देखकर नकल कर लेते हैं। नकल की हुई एकाग्रता दो कौड़ी की, बेकार समय बर्बाद किया। और जिसका वर्तमान ही बर्बाद हो गया, भविष्य कैसे निर्मित होगा? वर्तमान गर्भ है भविष्य का और एकाग्रता बीज। वर्तमान गर्भ अर्थात जमीन है भविष्य का, और जमीन पर एकाग्रता का बीज ही न हो तो भविष्य का अंकुर कहां से फूटेगा? विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता तभी फलित होगी जब बच्चों का मन एक्सटर्नल और इंटरनल विचारों से मुक्त हो। जैसे मान लीजिए बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तभी कोई एक दूसरा बच्चा क्लास में प्रवेश करता और कुछ बच्चे उसे देखने लग जाते हैं, जबकि कुछ अपनी पढ़ाई में ही लीन रह जाते हैं। तो जो उसे देखने लग जाते हैं उनकी एकाग्रता भंग हो गई,
एक्सटर्नल विचारों से। जबकि जो पढ़ाई में लीन रह गए, उनकी एकाग्रता भंग न हुई, बच गई। अब पढ़ाई उनके मन के गहरे से गहरे तलों तक प्रवेश कर जाएगी और वे अन्य बच्चों से कहीं आगे निकल जाएंगे। मगर ये उनका स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं साधे हैं। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो एकाग्रता तोड़कर दूसरे कामों में भी लीन हो जाएंगे। वे एकाग्रता का गुलाम नहीं है, मालकियत उनके पास है। जब चाहे एकाग्रता को शामिल करें और जब चाहे छोड़ दें। मगर वो पढ़ने के क्लास में है, पढ़ाई के क्लास में, छोड़ेंगे कैसे? उसी एकाग्रता से, उसी तल्लीनता से दूसरे कामों को भी वो कर गुजरेंगे, क्योंकि एकाग्रता उनका स्वभाव बन गया। अब वे आगे निकलते चले जाएंगे। अब उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि दूसरी तरफ जिन बच्चों का ध्यान भंग हुआ, उनकी एकाग्रता कमजोर है। अब वे पढ़ेंगे भी तो दिखावे के लिए, किताब तो खोलकर बैठ जाएंगे, मगर उनका मन केवल एक्सटर्नल इंपैक्ट से ही चोट न खाएगा, बल्कि इंटरनल प्रभावों से भी चोट खाएगा। इंटरनल इंपैक्ट कहता हूं, ख्याली दुकानदारी है मन की, कि बैठे हैं क्लास में और मन है खेल के मैदान में, कि बैडमिंटन पर, कि क्रिकेट, की फुटबॉल, की कबड्डी, कि खाने के टेबल पर, और बिना चबाए गटक रहे हैं, कि ध्यान चला गया खेल के मैदान में, कि खेलना है, कि जल्दी भागना है, तो धाएं धाएं बेहोशी में गट के चले जा रहे हैं। इसे मैं कहता हूं मन की मूढ़तम दशा। जब तक इस दशा से, इस आदत से बाहर न निकला जाए, तब तक महान से महान गुरु और शिक्षक भी मिल जाए तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि चित्त बच्चे का शांत नहीं है। मन भटक रहा है, मन वर्तमान में स्थिर नहीं है, और जमीन वर्तमान में है। भूत और भविष्य तो आकाश और पाताल है। क्या आकाश में बीज बोओगे या पाताल में? नहीं, बीज तो जमीन पर ही बोना है। जड़ें पाताल को चूमेगी और शाखाएं दूर आकाश में हिंडोले खाएगी। उतर जाने दो बीज को वर्तमान की जमीन पर, क्योंकि जमीन वर्तमान को छोड़कर भूत और भविष्य में नहीं है। वर्तमान में जीना सीख जाओ, भूत और भविष्य तो खुद ब खुद निर्मित हो जाएंगे। मैंने सुना है एक कहानी जो इसी से मिलता जुलता है, कि एक बार चीन के एक राज्य का महामंत्री मर गया। बड़ा राज्य था और उस राज्य का नियम था कि महामंत्री बड़ी खोजबीन के बाद रखा जाता था। जो देश का सबसे विचारशील और चिंतक व्यक्ति होता, सबसे बड़ा ज्ञानी होता था, उसी को महामंत्री बनाया जाता था। महामंत्री मर गया तो नए महामंत्री की खोज शुरू हो गई। सारे देश में बुद्धिमान आदमी खोजे गए, जगह जगह परीक्षाएं हुई, जैसा कि अभी भी परीक्षाएं होती हैं किसी पद के लिए। और अंततः 5 व्यक्ति लाए गए राजधानी में, जो कि उस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार और अनुभवी लोग थे। 5 में यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सबसे ज्यादा समझदार और अनुभवी है। और अंतिम परीक्षा बाकी था। फिर अंतिम परीक्षा के निर्णय का दिन आ गया, जो कि उन 5 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिए जाएंगे। बड़ा भारी पद था। आज घोषणा कर दी गई, कल सुबह परीक्षा होगी।
और वे पांचों आदमी महल के एक भवन में ठहरा दिए गए। बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि सांझ होते होते सारे राज्य में खबर फैल गई कि परीक्षा क्या होनी है, परीक्षा का सिलेबस क्या है। जैसा कि सभी परीक्षार्थी सिलेबस जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वे पांचों भी उत्सुक थे। सांझ होते होते पता चल गया कि परीक्षा क्या होनी है। सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक अजीब परीक्षा होना था। जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए सिलेबस के। उन पांचों व्यक्तियों को कल सुबह भवन के एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और भवन का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उस दरवाजे को देश के इंजीनियरों ने, यांत्रिकों ने और गणितज्ञों ने निर्मित किया था। उस दरवाजे पर कुछ अंक लिखे थे गणित के, और उन अंकों में एक पहेली थी। जो उन अंकों की पहेली को हल कर सकता था सबसे पहले, वही दरवाजे को खोल सकता था। अर्थात पहेली हल होते ही दरवाजा स्वतः खुल जाता था। सारे गांव में खबर फैल गई कि कल उन पांचों को बंद कर दिया जाएगा और शाम में दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जो उस पहेली को सबसे पहले हल कर लेगा वही सबसे पहले दरवाजे से बाहर आ जाएगा और वही महामंत्री बन जाएगा। सांझ ही ये पता चल गया उन पांचों लोगों को भी। उनमें से 4 भागे हुए बाजार गए और गणित पर, दरवाजे पर, पहेली के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी वे ले आए। उन्होंने रात भर अध्ययन किया। रात भर का मौका था, रात भर की बात थी, और फिर जीवन भर के लिए एक बड़ी विजय मिलने को थी। लेकिन उन पांचों में से एक बहुत अजीब था। वो न तो कहीं गया, न वो कोई किताब लाया, बल्कि वो सांझ से ही चादर तान कर, घोड़ा बेचकर सो गया। उन चारों ने समझा कि मालूम होता है कि भय के कारण उसने परीक्षा में न बैठने का निर्णय कर लिया, या हो सकता है उसे विश्वास न आता हो कि जो खबर उड़ी है वो सच भी है। उन्होंने उसे 1-2 बार जगाया भी कि महानुभाव कुछ तो तैयारी करो, कल परीक्षा देनी है। लेकिन उसने कहा कि आज तो मुझसे बात ही मत करो, तुम अपनी तैयारी करो और कृपा कर मुझे अपनी तैयारी करने दो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी तैयारी कर रहा है। लेकिन कोई भी मौका खोना ठीक न था। वे चारों रात भर स्टडी करते रहे। उन्होंने गणित और पहेली के संबंध में जो भी साहित्य था सारा देख डाला। सुबह हो गई, लेकिन एक आदमी जो रोज 5 बजे तक सोता था, आज 7 बजे तक सोता रहा। उन्होंने सोचा कि इसका मस्तिष्क शौक से, घबराहट से कुछ गड़बड़ हो गया, या इन्होंने ड्रॉप ले लिया। उन्होंने रात भर इतनी तैयारी की, रात भर सोए नहीं, एक क्षण फिजूल न गमाया, हर तरह से याद किया। सुबह हुए इस स्थिति में पहुंच गए। यदि उनसे कोई पूछता कि 3 भागा 3 कितने होते हैं, तो वे नहीं बता सकते थे कि रात भर जिसने इतनी तैयारी की हो उसका 3 और 4 का ख्याल भी भूल जाता है। दिमाग बहुत बेचैन, अशांत, टेंशन से भर गया था, जैसे सभी परीक्षार्थियों का हो जाता है। सब उन्हें याद होता है, लेकिन परीक्षा भवन में कुछ भी याद नहीं रहता। वही दशा उन चारों की हो गई थी, और मन ही मन सोच रहे थे कि हम बहुत होशियार हैं, और सोच रहे थे कि हमें बहुत चौकन्ना रहना है,
क्योंकि हम चारों में से जो मौके पर ज्यादा चौकन्ना और होशियार रहेगा वही बाजी मार ले जाएगा। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वे पांचों चले राजमहल की ओर। वे चार तो डगमगाते पैर, बेचैन मन, परेशान इंद्रियां, उनके मन में तो गणित चल रहे हैं, गणित के किताब। और वह एक गीत गुनगुनाता हुआ। उन चारों को बहुत गुस्सा भी आया। ये तुम क्या गीत गा रहे हो? ये कोई वक्त है गीत गाने का? उसने कहा, तुम अपनी तैयारी करो और मुझे अपनी करने दो। मैं तुम्हें बाधा नहीं देता, कृपा कर तुम मुझे बाधा मत दो। वे चारों फिर हैरान हुए। परीक्षा के वक्त ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए या गाना पर? शायद इसका दिमाग शौक कर गया। वे चारों पहुंचे। अफवाहें सच थी। राजा ने उन पांचों को कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा लगा दिया। दरवाजे पर अंदर से एक अजीब सी गणित की पहेली बनी हुई है और राजा ने कहा, दोस्तों ये दरवाजा है, गणित की एक पहेली दरवाजे पर बनी है। इसे तुम अगर हल कर पाओ तो दरवाजा हल करते ही खुल जाएगा। जो आदमी हल करके बाहर निकल आएगा वही महामंत्री बन जाएगा, वो चुन लिया जाएगा। तो अब तुम हल करो, मैं जाता हूं। उन पांचों को छोड़ के दरवाजा बंद करके वो बाहर चला गया। वे चार व्यक्ति जिन्होंने रात भर तैयारी की थी, उन्होंने जल्दी से अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाले और छिपी हुई किताबें और पुर्जे बाहर निकाले। कोई ये मत सोचना कि सिर्फ आजकल कहीं परीक्षार्थी चिट पुर्जे लेकर परीक्षा भवन में जाते हैं। पुराने जमाने में भी लोग जाते रहे हैं। जो भी होशियार होते हैं वे पुर्जे ले ही जाते हैं। एक नासमझ था जिसने ना तो कोई तैयारी की और ना ही कोई चिट पुर्जे लाया था। वह एक कोने में आंख बंद कर सो गया। उन चारों ने अपनी किताबें खोली, दरवाजे पर अंक देखे और अपना हिसाब लगाने में लग गए और मन ही मन खुश थे कि कोई गार्डिंग करने वाला भी नहीं है। अब किताबों की मदद से जल्दी दरवाजा खोलकर सबसे पहले बाहर निकल जाना है, कोई दूसरा न निकल जाए। मन में उथल पुथल चल रहा था। जितना जल्दी वे लोग कर रहे थे उतना ही मामला उलझता चला जा रहा था, क्योंकि अशांत आदमी कहीं कुछ सुलझा पाता है। पहेली और बड़ी पहेली होती गई। ऐसा विक्षिप्त हालत था, जबकि एक आदमी एक कोने में शांत सोया हुआ था। उन्होंने एक दो बार उनसे भी कहा, महापुरुष कुछ तो तैयारी कर लो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम अपनी करो, मुझे अपनी करने दो। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये कौन सी तैयारी कर रहा है? वे तो अपनी गणित सुलझाने में लग गए, मगर वो जो आदमी चुपचाप लेटा था, मौन, वो क्या कर रहा था रात भर से? वो मौन निर्विचार होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिंदगी में कोई भी सवाल हल करना हो तो निर्विचार हो जाना जरूरी है, साइलेंट हो जाना जरूरी है। क्योंकि जितना होगा चित्त शांत, उतना ही होगा सामर्थ्य चित्त की देखने की, समझने की, परखने की, खोज की। तो पूरी रात से कोशिश कर रहा था कि सब भांति शांत हो जाए, मन में कोई द्वंद्व न रह जाए, कोई उलझन न रह जाए, कोई विचार न रह जाए। अब भी वही
कर रहा था। फिर आखिर उसका चित्त हो गया शांत और वो उठा और दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खींचा। बड़ी हैरानी की बात थी, दरवाजा लगा हुआ ही नहीं था, अटका था। वो बाहर निकल गया। चारों व्यक्ति अपने काम में लगे थे। उन्हें पता भी न चला कि एक हम में से बाहर निकल गया। वो तो राजा जब उसे भीतर लेकर आया तब उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, अरे तुम बाहर कैसे पहुंचे? क्योंकि उन्हें तो विश्वास ही न हो सकता था कि यह आदमी भी बाहर निकल सकता है। इतना कठिन सवाल और इतना सुस्त आदमी। राजा ने कहा, यह आदमी अद्भुत है, इसने समझदारी का पहला प्रमाण दे दिया। अरे मूर्खों, पहले ये तो देख लेना था कि दरवाजा लगा हुआ है या नहीं। तुम उसे खोलने की कोशिश में लग गए। पहली बात जाननी जरूरी थी। होशियारी का पहला नियम था कि कौवा कान लेकर भाग रहा है तो अपना कान पहले देखें कि कौवे को, कि जिस प्रश्न को हम हल करने चले हैं वह प्रश्न भी है या नहीं। जो इस बात को सोचे बिना हल करने में लग जाता है वह क्या कभी हल कर पाएगा? क्योंकि प्रश्न हो तो उत्तर भी मिल जाता, प्रश्न तो है नहीं तो उत्तर कैसे होगा? इसलिए कठिन होता चला जाता है। ज्ञान इसलिए प्रश्न बना हुआ है क्योंकि वह प्रश्न नहीं है, और जो इसे प्रश्न मानकर बैठे हैं उनके लिए यह और उलझती चली जाती है। ज्ञान का द्वार बंद नहीं है, इसलिए कौन उसे खोलने की कोशिश कर रहा है? ज्ञान का द्वार तो खुला हुआ ही है, लेकिन इस खुले द्वार को देखने के लिए एक शर्त जरूरी है। एक साइलेंट माइंड चाहिए, शांत चित्त चाहिए, शांत मन चाहिए। वो शांत मन फौरन कह देगा दरवाजा बंद नहीं है, उठो देखो। तुम धक्का भी न दोगे और दरवाजा खुल जाएगा। ज्ञान तो बहुत सरल है, आदमी का मन बहुत जटिल है। ज्ञान बहुत सरल है, आदमी की बुद्धि बहुत जटिल है। ज्ञान तो बहुत सरल है, लेकिन उस ज्ञान को पहचानने वाला शांत, एकाग्र और ध्यानस्थ मन हमारे पास नहीं है। एक जटिल और उलझा हुआ मन लिए हम बैठे हैं और इस उलझे मन से हल करने चलते हैं और हल नहीं होगा और उलझ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उलझा हुआ मन कुछ सीखने नहीं देता, ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता, कुछ याद होने नहीं देता। शांत मन है उसके लिए द्वार, शून्य मन है उसके लिए द्वार। जो शांत और निर्विचार हो जाता है, जिसका ध्यान एक ही बिंदु पर अटक जाता है, उसे सब स्मरण होता चला जाता है। और ज्ञान अर्थात सरस्वती कठोर नहीं कि किसी के लिए द्वार हो बंद, नहीं, सबको समान अवसर देती है सरस्वती। हम रास्ते गलत अख्तियार कर लेते हैं, गलत सलाह से, गलत उदाहरण से, जो हमें मुफ्त जाने अनजाने समाज से, माता पिता से, दोस्तों से, शिक्षकों से मिलता है, और जहां हमारी स्वाभाविक जड़ें कटती चली जाती है और कृत्रिम जड़ें जुटती चली जाती है। मगर कृत्रिम जड़ों से विकास नहीं होता, वरन ह्रास जरूर होता है। इसलिए परीक्षार्थी को मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न को ना पकड़ो, मन को पकड़ो और प्रश्न तक पहुंचो। प्रश्न तो पहले से ही हल हुआ है, बस पहुंचने की देरी है।